हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला। प्यारे बच्चों, +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्रविवरण, कंपनी प्रोस्पेक्टस, कंपनी का प्रविवरण। प्यारे बच्चों, प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जैसे ही हम किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज या स्कूल का फॉर्म या प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं, जिसमें एक आवेदन पत्र होता है, उसको भरते हैं और भरने के बाद वहाँ के जो भी अध्यापक हैं या जो भी अथॉरिटी है उसके पास उस फॉर्म को जमा करवाते हैं और हम मनचाहा जो एडमिशन है या जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये शब्द यानी प्रविवरण, जिसको आपने प्रोस्पेक्टस नाम से पहले सुना होगा, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपनी का प्रविवरण क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है और उसका कंपनी में क्या काम है। कंपनी के निर्माण से संबंधित प्यारे बच्चों ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। प्रायः सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा इसे धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक जारी करना होता है। कंपनी के प्रवर्तक इसका निर्गमन प्रायः रजिस्ट्रेशन के समय करते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र लेने के लिए। इसे प्रवर्तकों के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भी जारी किया जा सकता है। वास्तव में कंपनी के जन्म के संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित करने का यह प्रमुख साधन है, यानी लोगों का ध्यान कंपनी की तरफ आकर्षित करना है, कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए उन्हें प्रेरित करना है या मोटिवेट करना है। इस प्रकार प्रविवरण कंपनी का एक विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट है ये कंपनी की। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रविवरण निर्गमित करने का अधिकार केवल अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनियों को ही है। यानी ध्यान से सुने बच्चे, कौन कंपनी इसको जारी करती है या बेचती है? केवल वही कंपनियां जो अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनियां होती हैं वो ही इसे निर्गमित करती हैं। एक निजी कंपनी अपने समामेलन या रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद अपना व्यापार शुरू कर सकती है, परंतु एक सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए पूंजी यानी अंश पूंजी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। यदि सार्वजनिक कंपनी यह पूंजी जनता से एकत्रित करती है तो उसे प्रविवरण जारी करना पड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रविवरण का अभिप्राय उस प्रलेख से है जिसमें निर्गमन से संबंधित सूचनाओं का उल्लेख होता है तथा जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। मीनिंग इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स all the relevant information to the issue and through which the company invites the public to apply for share, debenture, etc. प्यारे बच्चों, प्रविवरण के उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। नंबर 1, अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना। टू इनवाइट द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिवेंचर्स। नंबर 2 है उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को
अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित करना है। टू एक्सप्लेन ऑल द कंडीशंस फॉर विच पब्लिक परचेज या फॉर विच पब्लिक इनवाइट्स टू परचेज द शेयर्स एंड डिवेंचर्स। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है इस आशय की घोषणा करना कि प्रविवरण में लिखी गई बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदायी। ठीक है, ये डिक्लेयर करना प्रोस्पेक्टस में जितनी भी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं वो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी प्रविवरण, कंपनी का जो प्रविवरण है किस उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है या उसके उद्देश्य क्या है। अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना, उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित करना है। थर्ड, इस आशय की घोषणा करना कि प्रविवरण में लिखी गई बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदायी हैं। तो ये था प्रविवरण का अर्थ और उसके उद्देश्य। अब हम बात करते हैं कि प्रविवरण की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट है कंपनी के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। इस विषय सामग्री या कंटेंट के अंतर्गत हम बात करेंगे उन उद्देश्यों के बारे में जिनके लिए कंपनी की स्थापना की गई है, या फिर सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले जितने भी वहां पर संचालक हैं या व्यक्ति हैं उनके नाम, पता, उनका पेशा, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या का उल्लेख इस हेडिंग के अंतर्गत किया जाता है। नंबर सेकंड है अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। अंश पूंजी के संबंध में प्रविवरण में लिखी गई सूचनाएं होनी चाहिए। पूरी सूचना अंशों के बारे में इस प्रविवरण में दी जाती है। नंबर 1 जिसमें है कि कंपनी की अधिकृत और निर्गमित की जाने वाली अंश पूंजी का विवरण, कि कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है और इशूड कैपिटल है वो कितना कितना होगा, ये पूरी डिटेल वहां पर दी जाएगी। नंबर 2 है अंशों के प्रकार, प्रत्येक प्रकार के अंशों की संख्या और अंशधारियों के अधिकार, यानी अंश 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार के अंशों में कितनी कितनी जो पूंजी है वो विनियोजित होगी और वहाँ पर जितने भी अंशधारी हैं उनके राइट्स क्या हैं। थर्ड है यदि शोध्य पूर्वाधिकार अंशों, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का निर्गमन किया गया है तो उनकी संख्या कितनी है और उनके शोधन की तिथि और विधि क्या होगी। हमारे पास जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं वो शोध्य भी होते हैं। शोध्य का मतलब कुछ समय के बाद उनका भुगतान करके उन्हें वापस खरीद लिया जाता है, जिन्हें हम शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनका निर्गमन अगर कंपनी कर रही है तो उनकी संख्या कितनी है, कितने उनके नंबर हैं और उनको वापस कब खरीदना है और उनको खरीदने की जो विधि है वो क्या होगी। नंबर 3 है प्रबंधकीय अधिकारी, मैनेजरियल पर्सनल। प्यारे बच्चों, इस हेडिंग के अंतर्गत उन व्यक्तियों के नाम व पते होने चाहिए जो प्रबंधकीय अधिकारी के रूप में काम करेंगे। इसमें नंबर 1 संचालक तथा प्रस्तावित संचालक कौन है, उनके नाम पते। नंबर 2 प्रबंध संचालक तथा प्रस्तावित प्रबंध संचालक यदि कोई हो। मैनेजर और प्रस्तावित मैनेजर यदि कोई हो। मैनेजर मीन जिसको नियुक्त कर लिया गया है, प्रस्तावित मीन जिसके बारे में प्रस्ताव पास हुआ है कि इसको मैनेजर रखना है। प्रस्तावित का मतलब ये है। इसके बाद नंबर 4 है अंतर नियमों द्वारा निर्धारित संचालक बनने के लिए योग्यता अंशों की संख्या कितनी है, यानी जो संचालक होंगे वो कितने अंश खरीदने
के लिए अधिकृत होंगे, यानी कम से कम कितने अंश उनको खरीदना जरूरी है, यहाँ पर वो लिखा जाएगा। नंबर 5 है संचालक के पारिश्रमिक के संबंध में अंतर नियमों में उल्लेखित व्यवस्थाएं, चाहे उन्हें संचालक, प्रबंध संचालक या अन्य किसी रूप में कार्य किया हो। नंबर 4 है न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। प्यारे बच्चों, इस हेडिंग के अंतर्गत वह राशि जो संचालकों की राय में कंपनी का व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले ही एकत्रित करनी आवश्यक है, उसे कहा जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है नंबर 5 अभिदान सूची का खुलना, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। प्यारे बच्चों, इस हेडिंग के अंतर्गत अभिदान सूची के खुलने का समय प्रविवरण जारी करने के बाद 5वें दिन शुरू होने से पहले का नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि आज हम प्रविवरण किसी को इशू कर रहे हैं तो उसके 5वें दिन के बाद ही वो खुलेगा, उससे पहले नहीं। ये कंडीशंस है। नंबर 6 है आवेदन तथा आवंटन राशि, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। प्रत्येक अंश पर आवेदन व आवंटन के समय देय राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे ही कोई आवेदन करता है तो आवेदन के समय आवेदन फीस देना पड़ती है। मान लीजिए कि 10 रुपये का कोई अंश है तो वो सारा 10 का 10 रुपये जो है वो एक साथ नहीं लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 रुपये हम एप्लीकेशन के समय ले सकते हैं, ये डिसाइड करेंगे कंपनी के जो ऑपरेटर हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके बाद जब अंश अलॉट कर दिए जाएंगे तो कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम लिया जाता है। तो ये सारा वर्णन इस हेडिंग के अंतर्गत कर दिया जाता है कि आवेदन के समय कितना पैसा लिया जाएगा और अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा लिया जाएगा। इस हेडिंग के अंतर्गत ये सारी बातें जो वो वर्णित की जाती हैं। यदि पिछले 2 वर्षों में कोई प्रविवरण जारी किया गया हो तो पार्थित तथा आवंटित अंशों का विवरण भी दिया जाना चाहिए। अगर हमने आज से 2 साल पहले कोई प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस जारी किया है तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। नंबर 7 है नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में निर्गमित अंश या ऋण पत्र, शेयर्स एंड डिवेंचर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्यारे बच्चों, अंशों को हम केवल पैसों या रुपए, धन के बदले ही इशू नहीं करते हैं, या ऋण पत्रों को भी, उसके अतिरिक्त भी किन्हीं और संपत्तियों के बदले भी इन्हें इशू किया जा सकता है। जैसे किससे हम जमीन खरीद रहे हैं तो उसे पैसे देने के बदले अंश दे सकते हैं। किससे मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीन खरीदने के बदले उसे अंश या ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। तो इन अंशों तथा ऋण पत्रों की संख्या तथा धनराशि जो कि पिछले 2 वर्षों में नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के रूप में पूर्णदत्त या आंशिक रूप से निर्गमित की गई है तो उसका भी यहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। नंबर 8 है अंश प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि से पहले 2 वर्ष के अंदर निर्गमित किए गए अंशों पर दी गई प्रीमियम की राशि यदि कोई हो तो उसका भी वर्णन यहाँ पर किया जाता है। प्रीमियम का अर्थ है, मान लीजिए अंश 10 रुपये का है और उसको हम 12 रुपये में या 13 रुपये में जारी कर रहे हैं तो अंकित मूल्य से अतिरिक्त जो पैसा हम वसूल कर रहे हैं उसे प्रीमियम कहा जाता है। ये वो कंपनियां प्रीमियम पर जारी कर सकती हैं जिनकी गुडविल, ख्याति या जिनका बिजनेस बाजार में पहले से स्थापित है, जो ज़्यादा लाभ कमा रही हैं, उनके अंश जो है वो प्रीमियम पर जारी होते हैं, लाभांश पर जारी होते हैं। नंबर 9 है अभिगोपक, अंडरराइटर्स। यदि अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन अभिगोपकों के साथ, अभिगोपक होते हैं जो कमीशन के प्राप्त करके अंशों या ऋण पत्रों को बेचने का काम करते हैं, उन्हें अभिगोपक कहा जाता है। अगर हम अभिगोपकों की सहायता से अंशों या ऋण पत्रों को निर्गमित कर रहे हैं तो अभिगोपकों के नाम, संचालकों की राय की इन अभिगोपकों की आर्थिक दशा अर्थात उनके साधन,
उनके उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, ये इस हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाता है। नंबर 10, प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्यारे बच्चों, प्रारंभिक व्यय यानी व्यवसाय को चालू हालत तक लाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं या जब तक व्यवसाय शुरू नहीं होता है उससे पहले भी बहुत से काम करना पड़ते हैं, तो उन कामों के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उनको बोला जाता है प्रारंभिक व्यय। तो प्रारंभिक व्ययों की अनुमानित राशि तथा उन व्यक्तियों के नाम जिनके द्वारा वे व्यय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं वो इस हेडिंग के अंतर्गत लिखे जाते हैं। यानी वो खर्चा कौन करेगा, ठीक है, कितना करेगा, वो सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया जाएगा। नंबर 11 है प्रवर्तक, प्रमोटर्स। हमने पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि व्यवसाय, कंपनी के व्यवसाय को चालू हालत तक लाने के लिए या जिनके दिमाग में, मस्तिष्क में ये व्यवसाय शुरू करने का विचार आता है वो कुछ प्रारंभिक क्रियाएं करते हैं। उन क्रियाओं के योग को प्रवर्तन कहा जाता है और जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करते हैं उन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। तो प्रवर्तकों को दी जाने वाली राशि तथा प्राप्त मूल्य, इनमें यह भी लिखा जाना चाहिए कि कंपनी के प्रवर्तन में उनका हित किस सीमा तक है, ये डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। नंबर 12 है अंकेक्षक, ऑडिटर। उनके नाम, पते, शुल्क आदि का स्पष्ट विवरण यहाँ पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह निश्चित स्थान या समय भी लिखा जाना चाहिए जहाँ अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित खातों का निरीक्षण किया जा सके। प्यारे बच्चों, अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने वाले व्यक्तियों को अंकेक्षक या ऑडिटर कहा जाता है। तो वो कौन व्यक्ति हैं जो कंपनी के खातों का अंकेक्षण या ऑडिट करेंगे, ठीक है, उनकी फीस क्या होगी, ये सब कुछ इस यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत डिटेल में लिखा जाएगा। नंबर 13 है व्यवसाय का विवरण, डिटेल ऑफ बिजनेस। कंपनी का व्यापार अथवा उसका क्षेत्र, यदि व्यापार पहले से चला आ रहा है तो इस बात का उल्लेख कि व्यवसाय कितने समय से चलाया जा रहा है। यदि कंपनी किसी चालू व्यापार को खरीदना चाहती है तो जिसे अभी 3 वर्ष नहीं हुए हैं तो ऐसे व्यवसाय की वास्तविक अवधि भी इस वाक्य के अंतर्गत लिखी जाती है। नंबर 14 है क्रय की गई संपत्ति, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। क्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण यानी बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी जो खरीदी जा रही है उसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। विक्रेताओं के नाम व पते, जिनसे खरीदी जा रही है, जो उन संपत्तियों को बेच रहे हैं उनके नाम पते, उनको नगद धन राशि दी जाएगी या अंश या ऋण पत्रों में भुगतान किया जाएगा। यदि कोई संपत्ति या जायदाद पट्टे पर ली जाती है तो विक्रेता शब्द में पट्टे पर देने वाले शब्द भी लिख देना चाहिए। इसी तरह से नंबर 15 है अंतर नियमों में प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल्स। यदि कंपनी के अंतर नियमों में अपने सदस्यों के कंपनी की सभा में उपस्थित होने, बोलने, मत देने के अधिकारों, अंशों के हस्तांतरण के अधिकार अथवा कंपनी के संचालकों पर प्रबंध के अधिकारों के विषय में नियंत्रण लगाए गए हों तो ऐसे नियंत्रणों की प्रकृति अथवा विस्तार का उल्लेख होना चाहिए। नंबर 16 है लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी तथा उसकी सहायक कंपनियों के लाभ तथा सुरक्षित कोषों के पूंजीकरण का विवरण। यदि कंपनी की संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ व उसके प्रयोग करने की विधि, ये पूरा ब्यौरा इस हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाएगा। इसके बाद नंबर 17 है निरीक्षण का समय व स्थान, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस। प्यारे बच्चों, इस हेडिंग के अंतर्गत ये लिखा जाएगा या वो स्थान निश्चित किए जाएंगे और समय निश्चित किया जाएगा जहां कंपनी के आर्थिक चिट्ठों यानी जितने भी पैसों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, बिल वाउचर है, कैश बुक है, लेजर है, ठीक है, लाभ हानि खाते हैं, उनका निरीक्षण
किया जाएगा या किया जा सकता है वो स्थान और समय जो वो इस वाक्य के अंतर्गत निश्चित किया जाता है। नंबर 18 और लास्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण अनुबंध मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुबंध की तिथि और उसके पक्षों के नाम व पते भी देने चाहिए। मुख्यतः ऐसे अनुबंधों का विवरण जिनका संबंध संपत्ति के विक्रेताओं, दलालों, कानूनी सलाहकारों यानी जिसमें वकील वगैरह आते हैं, विदेशी सहयोगकर्ताओं आदि से हो, जो व्यापार के सामान्य क्रम में दिए गए हों अथवा जो प्रविवरण के निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष के अधिक पहले किए गए थे, वो सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि प्रोस्पेक्टस में ये सारी जानकारी डिटेल में दी जाती है, कोई बात छुपाई नहीं जाती है। इन बातों को पढ़ने के बाद जनता जब आकर्षित हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन करती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रविवरण जो है कंपनी के लिए विज्ञापन का काम करता है और इस विज्ञापन को देख करके जब जनता, आम जनता प्रभावित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है, तो वो कंपनी के अंश और ऋण पत्र खरीदती है और इस तरह से अंशों और ऋण पत्रों के रूप में लगाई गई राशि कंपनी में विनियोजित हो जाती है और उस विनियोग पर उन्हें लाभांश के रूप में पैसा मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा जो सब टॉपिक है इस हेडिंग के अंतर्गत वो है स्थानापन्न प्रविवरण। ये आप देख रहे हैं कि जब प्रोस्पेक्टस तैयार हो गया तो एक प्रोस्पेक्टस आम जनता को इशू किया जाएगा, निर्गमित किया जाएगा या सीधे शब्दों में बेचा जाएगा, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद जनता जो है कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है और किस कंपनी में? अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी में। और निजी कंपनी को ये प्रोस्पेक्टस जारी करना जरूरी नहीं होता है या जारी कर ही नहीं सकती है, केवल सार्वजनिक अंश पूंजी वाली कंपनियां ही इसे जारी करती है। फिर मैं बात कर रहा था स्थानापन्न प्रविवरण की, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्यारे बच्चों, स्थानापन्न प्रविवरण से हमारा अर्थ उस प्रलेख से है जो प्रविवरण के स्थान पर तैयार किया जाता है और रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो सार्वजनिक अंश पूंजी वाली कंपनी प्रविवरण जारी जिसने नहीं किया है वो प्रविवरण के स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जारी कर सकती है, ठीक है। इस एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी जिसने प्रविवरण निर्गमित नहीं किया है तब तक अपने अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं कर सकती जब तक कि वह अंशों या ऋण पत्रों के आवंटन के 3 दिन पहले प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण पत्र रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल ना कर दे। यानी अगर प्रोस्पेक्टस नहीं बनाया है, तैयार नहीं किया है, तो उसकी जगह पर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट यानी स्थानापन्न प्रविवरण जारी करना पड़ेगा। उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। आज फाइल कर दिया तो 3 दिन के बाद वो कंपनी, कौन कंपनी? सार्वजनिक अंश पूंजी वाली कंपनी 3 दिन के बाद अपने अंशों या ऋण पत्रों को आम जनता को इशू या निर्गमित कर सकती है। तो प्रविवरण के स्थानापन्न विवरण पत्र को निर्गमन करने की दशाएं या कंडीशंस क्या हैं, किन स्थितियों में ये जारी हो सकता है? नंबर 1, जब किसी अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी ने अपने निर्माण पर प्रविवरण का निर्गमन ना किया हो। नंबर 2, यदि किसी निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तन हो गया हो, ठीक है। पहले वो निजी कंपनी थी, अब क्या बन गई? वो सार्वजनिक कंपनी बन गई, तो उसे प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। नंबर 3, यदि किसी कंपनी की समस्त आवश्यक पूंजी निर्माण के पश्चात स्वयं प्राप्त हो जाती है और वह प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं समझती है, यानी सारे की सारे जो अंश पूंजी है
वो बिना प्रविवरण जारी करने से ही पहले ही प्राप्त होगी अपने आप ही। ठीक है, तो उसे प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं। नंबर 4 है ऐसी कंपनी जो शुरू में अपने अंशों और ऋण पत्र जनता में निर्गमित नहीं करती और बाद में निर्गमन करना चाहती है। पहले उसका विचार नहीं था आम जनता से पैसा लेने का, लेकिन बाद में विचार बन गया, तो वो प्रोस्पेक्टस की जगह क्या जारी करेगी? स्थानापन्न प्रविवरण, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और लास्ट है जब कंपनी ने अपने अंश या ऋण पत्रों को किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिया हो जो इन्हें जनता के लिए प्रस्तावित करेगा, किसी अभिगोपक को, किसी बैंक को या किसी ऐसी वित्तीय संस्था को दे दिया है और अब वो संस्था आगे इन्हें आम जनता को बेचना चाहती है, जैसे अभिगोपक है। ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्थानापन्न प्रविवरण से हमारा अर्थ उस प्रलेख से है जो प्रविवरण के स्थान पर तैयार किया जाता है और रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाता है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? नंबर 1 है प्रारंभिक व्ययों की राशि, अंश पूंजी संबंधी सूचना, क्रय की गई संपत्ति के प्रतिफल का विवरण, संचालकों और प्रबंधकों की सूची और उनका पारिश्रमिक, अभिगोपन संबंधी सूचना, अंकेक्षकों के नाम, कंपनी की संपत्ति में संचालकों एवं अन्य पक्षों के हितों का वर्णन, शोध्या पूर्वाधिकार अंशों, यानी इसमें लगभग 10 बातों का उल्लेख इसमें किया जाता है। जो हमने प्रविवरण के केस में विशेष सामग्री पढ़ी थी 18, उसमें से केवल 10 पॉइंट ही इसमें लिखे जाते हैं। प्रविवरण में दी जाने वाली प्रायः सभी बातें स्थानापन्न प्रविवरण में दी जाती है। यद्यपि यह जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, परंतु फिर भी यह कंपनी तथा अंशधारियों के बीच में अनुबंध का एक आधार है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज हमारा टॉपिक प्रविवरण, प्रविवरण की विशेष सामग्री और स्थानापन्न प्रविवरण और उसकी विशेष सामग्री। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने आज का जो टॉपिक है एंजॉय किया होगा, आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।